नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का एक बारी फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बचा पार्टी। आज की इस क्लास में क्या करेंगे, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक चैप्टर शुरू किया था हिस्ट्री का, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था। इसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका आज क्या करेंगे, हम लेक्चर नंबर 4 करेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें जो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग हमने जान ली है ना। जैसे कि हमने जाना भाई राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, ये जो राष्ट्रवाद की भावना है सबसे पहले उत्पन्न कहां हुई थी, इसके बारे में हमने बात की। ठीक है, फिर हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की। फिर हमने फ्रांस के बारे में बात की कि फ्रांस में जो भावना है इसका उत्पन्न कब हुआ, तो सबसे पहले फ्रांस में ही हुआ था। और फ्रांस के बाद जो है यूरोप के अलग अलग देशों में जो है राष्ट्रवादी आंदोलन जो है चलने लगे। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में बताया, नेपोलियन के जो नियम थे, उसके जो जिन्हें नेपोलियन कोड बोला गया, उसके बारे में मैंने बात की। ठीक है, फिर मैंने वेना की संधि के बारे में बात की कि 1815 में वाटरलू का जब युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें नेपोलियन हार जाता है और यहाँ पे एक वेना की संधि होती है जिसमें जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें फ्रांस में जो भी बदलाव किए थे नेपोलियन ने उन सबको हटा दिया जाता है और पहले जैसा जो रूढ़वादी जो लोग थे वहां पे फिर से आ जाते हैं, यानी कि बुर्बो राजवंश की जो है स्थापना हो जाती है। इतनी सारी जो चीजें मैंने आपसे बताई थी। फिर मैंने बात की किसकी भाई, फिर मैंने बात की इन सारी चीजों के अलावा जो है एक चीज और होती है। क्या होती है भाई, जिसे हम बोलते हैं रोमांटिसिज्म, रुमानीवाद। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो लोकप्रिय गीत होते हैं, कथाएं होती हैं, इन सबके द्वारा क्या किया जाता है, इन सबके द्वारा जो है राष्ट्रवाद की भावना फैलाई जाती है ना। इसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी रही है, तो भाई आपको पता होगा शायद एक बहुत बड़े कवि थे, आप बोल सकते हो ग्रीस की बहुत बड़ी आप बोल सकते हो योगदान सबसे बड़ा किसका रहा है, ग्रीस का रहा है ना। क्यों रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे सांस्कृतिक जो चीजें हैं वो सबको क्या करती थी, यहाँ की जो सांस्कृतिक चीजें हैं वो सारे यूरोपियंस को जो है क्या करती थी, साझा रखती थी, है ना। एक होता है ना कि लोकप्रिय गीत हो गए, कथाएं हो गई, ये सब लोगों को बांध के रखती हैं, है ना। आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा। जैसे हम अपनी बात करें तो आप हमारे देश में भी क्या है, हमारे देश में भी जब हम लोक कथाएं सुनाते हैं, हमारे जो राजा, बड़े बड़े राजा थे, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, इन सबकी जब कहानियां सुनाते हैं तो हम क्या होता है, एक हमारे अंदर साझा पहचान डेवलप होती है कि भाई हमारे लोग जो थे वो कितने बहादुर हुआ करते थे, है ना। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो जो लॉर्ड बैरोन जो थे, है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़े कवि थे, इन्होंने काफी आजादी की लड़ाई लड़ी और फाइनली क्या होता है यहाँ पे, फाइनली होता यह है कि यहाँ पे ग्रीस को जो है आजादी मिल जाती है। तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ चुके हैं, है ना। आज के इस लेक्चर की बात कर लेते हैं, आज जो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो भाई आज जो हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। 3 टॉपिक कौन से होंगे, वो पेन सेलेक्ट करता हूं। देखो, पहली बात तो भाई भुखमरी, कठिनाइयां और लोगों का विरोध, है ना। ये भाई किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, ये किस भुखमरी कठिनाइयों की बात हो रही है, कब किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। उदारवादियों की क्रांति के बारे में बात करेंगे, कैसे क्रांति की उदारवादियों ने। और फिर हम बात करेंगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में जो है हम बात करेंगे। आई होप इतना जो है आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, तो एक पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, भुखमरी, कठिनाइयां और लोगों का विरोध। ठीक है, चलिए। तो हुआ क्या बेटा, देखो 1830 का दशक, किसकी बात हो रही है भाई, 1830 के दशक की बात हो रही है। हमारी कहानी कहां पहुंची है, तो हमने 1830 में, आपको याद होगा 1830 को हमने क्या किया था, फ्रांस को, है ना, फ्रांस को जो है क्या करवा दिया था, आजाद करवा दिया था फिर से। और फ्रांस में क्या आ गया था, एक आप बोल सकते हो राजतंत्र, एक लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र आ गया था। यानी कि वहां का जो राजा होगा वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा, है ना। लुई फिलिप को राजा बना दिया। इतनी कहानी पहुंची है। अब 1830 के बाद की कहानी शुरू हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 1830 का दशक जो है यूरोप के लिए जो है आर्थिक तंगी, है ना। आर्थिक तंगी का मतलब क्या है, यहाँ पे आर्थिक की जब भी बात की जाए तो समझ लेना पैसे से रिलेटेड है। कैसे, पैसे से रिलेटेड, है ना। तो आर्थिक तंगी मतलब गरीबी और भुखमरी, है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, चलिए 19वीं सदी की शुरुआत के आधे वर्षों में जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। अब आपने पढ़ा होगा कि भाई 19वीं सदी में क्या हुआ था, भाई यहाँ पे जनसंख्या जो थी यूरोप में बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। देखो, जनसंख्या जब तेजी से बढ़ेगी तो क्या होगा भाई, जो रिसोर्सेस है वो तो लिमिटेड है ना, जो संसाधन है वो तो लिमिटेड है। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा, लोग नाराज होंगे। ठीक है, चलिए फिर क्या होता है भाई, तो बेरोजगारों में तेजी से इजाफा हुआ, बेरोजगारी में तेजी से इजाफा हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ जो है बड़ी संख्या में पलायन होने लगा, है ना। अब क्या हुआ यहाँ पे पलायन होने लगा। जब भाई आपको गांव में काम नहीं मिलेगा, गांव में देखो पहले क्या होता था, पहले आप लॉर्ड फ्यूडलिज्म सिस्टम चला करता था और खेत जो बड़े बड़े खेत हुआ करते थे वो कुछ लॉर्ड्स के हाथ में हुआ करते थे, है ना। उसके अंडर में जो है वो जो किसान काम करते थे। लेकिन यहाँ पे सब तो गरीब हो गए हैं, काम मिल नहीं रहा है किसानों को, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने भाई शहरों की तरफ जो है पलायन करना शुरू कर दिया। किसकी तरफ, शहरों की तरफ पलायन करना उन्होंने जो है शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ भाई, अब प्रवासी लोग शहरों में ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे जहां पर बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी। अब हुआ क्या भाई, शहरों में रहने के लिए जगह तो चाहिए, अब इनके खुद के घर तो थे नहीं, अब ये झुग्गी झोपड़ी में रहा करते थे। तो अब प्रवासी का मतलब क्या है, अब प्रवासी का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह जाके बस गए हैं।
तो ये जो लोग हैं उनकी बहुत ही बुरी कंडीशन थी, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, बड़ी गंदगी हुआ करती थी, है ना, और ये काम की तलाश में जो है हमेशा रहा करते थे, ठीक है ना। तो ये बात हो रही है उस काल में जो है यूरोप के अन्य भागों की तुलना में जो है इंग्लैंड में औद्योगिकरण ज्यादा तेजी से हो रहा था। अब अच्छा, अब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ये सब हो क्यों रहा था इतनी तेजी से, क्या बदलाव आ रहे थे देखने को। यहां पे औद्योगिकरण हो रहा था, है ना, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो खुल रही थी। और ये सबसे पहले कहां हुआ था, तो सबसे पहले बेटा ये इंग्लैंड में हुआ था, याद रखना, एग्जाम में भी आ जाता है कि सबसे पहले औद्योगिकरण कहां शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत कहां हुई थी, तो ये सबसे पहले जो है इंग्लैंड में हुई थी। अब यहां पे जब औद्योगिकरण होने लगा तो लोग जो है काम की तलाश में भी निकलने लगे। औद्योगिकरण हुआ तो रोजगार जनरेट होता है ना, रोजगार उत्पन्न होते हैं, तो लोग काम की तलाश में जो है एक जगह से दूसरी जगह निकल रहे थे। तो यहां पे उस काल में क्या हुआ, यूरोप के अन्य भागों की तुलना में इंग्लैंड में औद्योगिकरण ज्यादा तेजी से हुआ, ठीक है। फिर इसलिए इंग्लैंड की मिलों में बनने वाले सस्ते सामानों से यूरोप के अन्य देशों में छोटे उत्पादकों द्वारा बनाए जाने वाले सामानों को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिली। तो यहां पे ये क्या हुआ भाई, हुआ ये कि जब मशीन से कोई चीज आप बना रहे हो, मान के चलो कोई मशीन से चीज बना रहे हो, तो वो सस्ती पड़ती है आपको। क्यों पड़ती है, क्योंकि वो कम समय में जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर देती है। आप कोई एक जो चीज है, एक कपड़ा है, एक शर्ट जो है आप 1 घंटे में 1 बना रहे हो, लेकिन जो मशीन है 1 घंटे में 100 बना देगी। तो ऑब्वियस सी बात है मशीन की जो कॉस्ट होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू जो हाथ से बनने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जब इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो गया तो यहाँ पे मिलों में बनने वाली जो चीजें थी, जो सामान थे, है ना, मिलों में जो बनने वाली चीजें और जो सामान थे वो क्या होते भाई, बहुत सस्ते थे, है ना। सस्ते किससे थे भाई, जो यहाँ पे जो भाई उत्पादक जो छोटे छोटे शहर जो है, जो अलग जो दूसरे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, यहाँ पे जो सामान बन रहे थे हाथों से बनाए जाते थे, तो ये जो है थोड़े महंगे हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे सामान है ना, इनको जो है क्या मिल रही थी, यहाँ पे कड़ी स्पर्धा जो है इन्हें देखने को मिल रही थी। यहाँ पे इन्हें कोई मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन मिल रहा था, है ना। आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। चलो, यूरोप के कुछ क्षेत्रों में अभी भी अभिजात वर्ग का नियंत्रण था और इसके कारण जो है किसानों पर जो है सामंतों के जो है लगान का भारी बोझ था। तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, है ना, अभिजात वर्ग मतलब कौन, एरिस्टोक्रेट्स, जो कुलीन वर्ग था, जो अमीर था। तो यहाँ पे यूरोप का कुछ जो क्षेत्र था उसमें अभी भी जो है अभिजात वर्ग जो थे इनका नियंत्रण हुआ करता था। इनके जो खेत है भाई, ज्यादातर जो खेत वगैरह हुआ करते हैं, फील्ड जो हुआ करते हैं, वो इन्हीं के हाथ में थे भाई, है ना। इनके खेत थे और उस पर ये खेती करवाया करते थे। जो भाई मजदूर हैं, किसान है, उनसे खेती करवाया करते थे और उनसे क्या लेते थे भाई, उनसे लगान भी लिया करते थे, है ना। तो बड़े बड़े जो सामंत थे इनके हाथ में थी सारी चीजें, ठीक है। एक साल के फसल के नुकसान और खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण जो है गांव और शहरों में जो है भुखमरी की स्थिति आ गई। अब क्या हुआ भाई, एक साल की फसल नुकसान हो गई, भुखमरी आ गई। नुकसान कब होती है, सूखा पड़ जाता है तब, सूखा पड़ जाता है तब नुकसान हो जाता है ना। जब जैसे ही नुकसान हुआ तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही नुकसान हो जाता है यहाँ पे भुखमरी की सिचुएशन आ जाती है, लोगों के पास जो है खाने को जो है कुछ भी नहीं होता। ये स्थिति जो है यहाँ पे यूरोप में उत्पन्न होने लगती है कई सारे देशों में, ठीक है। फिर क्या होता है भाई, 1848 का साल ऐसा ही एक बुरा साल था। अब यहां पे बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट साल है बेटा, याद कर लेना, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। 1848 का जो साल था एक ऐसा ही बहुत बुरा साल था। इसमें क्या हुआ, भोजन की कमी और बढ़ती बेरोजगारी के कारण जो है पेरिस के लोग जो है सड़कों पर उतर आए। अब होता है ना कि एट द एंड क्या होता है, जनता के हाथ में सब कुछ होता है। अब जनता ही नाराज है तो जनता एक ना एक दिन वो होता है ना, घड़ा भर जाता है ना, जो गुस्से का घड़ा होता है वो भर जाता है। और फिर क्या होता है, गुस्सा जब फूटता है जनता का तो किस पर निकलता है, सरकार पे निकलता है। तो यहां पे वही हुआ, भोजन की कमी थी, बढ़ती बेरोजगारी से लोग तंग आ चुके थे। तो यहां पे लोग जो है पेरिस की सड़कों पर उतर आए। पेरिस मतलब कहां की बात हो रही है, ये बात हो रही है फ्रांस की, ये फ्रांस की बात हो रही है बेटा। पेरिस में निकला है, फ्रांस की राजधानी भी पेरिस है ना, बहुत खूबसूरत शहर है बेटा। तो बेरोजगारी के कारण पेरिस के लोग जो है सड़कों पर उतर आए। फिर क्या हुआ भाई, फिर होता यह है, विद्रोह इतना जबरदस्त था कि लुई फिलिप को वहां से पलायन करना पड़ा। अब भाई लुई फिलिप, ध्यान करो कौन था, फ्रांस का राजा, फ्रांस का राजा था लुई फिलिप। ये भाग गया, ये अपनी जान बचा के जो है भाग गया। तो यहां पे वही हो रहा है, विद्रोह इतना जबरदस्त था कि लुई फिलिप जो है वहां से पलायन करने लगा और एक नेशनल असेंबली ने प्रजातंत्र की घोषणा कर दी। आपको पता होगा कि भाई यहां पे पहले स्टेट जनरल हुआ करता था फ्रांस में, स्टेट जनरल का नाम बदल के क्या लिख दिया गया था, तो उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया था, है ना। तो नेशनल असेंबली ने प्रजातंत्र की घोषणा कर दी, यानी कि पूरी तरह से जो है फ्रांस किसके आधिपत्य में आ गया, पब्लिक के। यानी कि जो आज के टाइम पे सिस्टम है ना वही हो गया। आज के टाइम पे लोकतांत्रिक देश है हमारा, हम जो है अपने नेता को चुनते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक प्रजातंत्र की घोषणा हुई जहां पे जो है 21 वर्ष से ऊपर के जो लोग थे, जो वयस्क लोग थे, उन्हें क्या किया, उन्हें ही वोट डालने का अधिकार मिला। लेकिन यहां पे भी महिलाओं को भी अधिकार नहीं मिले हैं। वोट डालने का जो अधिकार मिला है, अपने लीडर को चुनने का जो अधिकार मिला है, वो अभी महिलाओं को नहीं मिला, है ना। लेकिन यहां पे जितने भी वयस्क नागरिक थे
पुरुष की बात हो रही है, पुरुष वयस्क नागरिक, उन्हें जो है यहाँ पे अधिकार मिल चुके थे। आई होप आपको जो है इतनी जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। अब 21 साल से ऊपर, वही बात आ गई ना, देखो मैं जो बताता हूं वही बात आ जाती है स्लाइड पे। 21 साल से ऊपर की उम्र के सभी वयस्क पुरुषों को जो है मताधिकार दे दिया गया। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, लोगों को काम का अधिकार की घोषणा कर दी भाई। सबको जो है क्या, राइट टू वर्क, सबको काम मिलेगा, है ना। और क्या क्या हुआ है, रोजगार मुहैया कराने के लिए जो है राष्ट्रीय कार्यशाला ही बनाई गई। यहाँ पे जो है, यहाँ पे किस पे, यहाँ पे जो स्किल्स हैं आपकी, उस पर फोकस किया जाता था। ये सारी जो चीजें हुई ताकि रोजगार बढ़ सके, तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहां पे होने लगी, फ्रांस में होने लगी। अच्छा, अब ये टॉपिक जो है खत्म हो गया। फाइनली क्या है, हमने क्या किया, हमने जो है फ्रांस को जो है आजाद करवा लिया, फ्रांस को आजाद करवा लिया, आजाद करवा लिया है। है ना, फ्रांस फाइनली आजाद हो चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उदारवादियों की क्रांति। जो यहाँ पे उदारवादी कौन है भाई, उदारवादी कौन है यहाँ पे, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, इनकी क्रांति शुरू हुई थी ना, ध्यान करो 1815 में। आपको ना थोड़ा सा जोड़ते रहना है। 1815 में काफी एक्टिव थे लोग, लेकिन 1815 के बाद क्या हुआ, रूढ़वादी लोग आ गए थे। इसकी वजह से क्या हुआ था, ये जमीन दोष हो गए थे। लेकिन अब क्या हुआ, इनकी क्रांति फिर से शुरू हो गई। अब देखो यहाँ पे, जब गरीबों का विद्रोह 1848 में हो रहा था, तभी एक अन्य क्रांति भी शुरू हो चुकी थी, जिसका नेतृत्व जो है पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे एक तरफ गरीब जो है वो विद्रोह कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे क्या है, एक दूसरी भी क्रांति शुरू हो गई। किसकी क्रांति, तो यहाँ पे बात हो रही है मध्यम वर्ग के लोगों की क्रांति, यानी कि मिडिल क्लास की जो फैमिली है उसकी जो क्रांति है वो शुरू हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ भाई, यूरोप के कुछ भागों में स्वाधीन राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं थी, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई, देखो फ्रांस को हमने आजादी दिलवा दी है, लेकिन ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे बेटा जर्मनी की बात हो रही है, और यहाँ पे इटली की बात हो रही है, और यहाँ पे पोलैंड की बात हो रही है, और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की बात हो रही है। यहाँ पे क्या थे, ये कोई कैसे राज्य नहीं थे, ये भाई कोई इंडिपेंडेंट नेशन नहीं थे। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे भागों में बटा हुआ था ये, है ना। यहाँ पे लोग जो थे अलग अलग भाषा बोला करते थे, है ना, और यहाँ के लोग जुड़े नहीं थे, साझा पहचान नहीं थी, कोई एक होता ना एकीकरण नहीं था। यहाँ पे सब अलग अलग थे, सब अपना अलग अलग रूल कर रहे थे, राष्ट्र जैसी कोई चीज थी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे वही है कि यूरोप के कुछ भागों में स्वाधीन राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं थी, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, है ना। तो इनके जो है एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, इनको सब पढ़ेंगे हम, ठीक है, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। इन क्षेत्रों में क्या था, इन क्षेत्रों के मध्यम वर्ग के स्त्री और पुरुष ने राष्ट्रीय एकीकरण और संविधान की मांग शुरू कर दी। अब भाई होता है ना कि जैसे फ्रांस तो अब राष्ट्र आप बोल सकते हो एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है ना, गणराज्य आ चुका है फ्रांस में। अब जब आप अपने दोस्त को आगे बढ़ते हुए देखते हो, है ना, कुछ अच्छा करते हुए देखते हो, तो आपको भी मन करता है ना कि काश मैं भी करूं ऐसा, है ना, काश मैं भी ऐसा बन जाऊं। तो यहाँ पे जो भाई फ्रांस के आसपास के जो देश थे वो भी चाहने लगे कि यार हमारे देश में भी क्या आना चाहिए, गणतंत्र आना चाहिए। वहां के जो मिडिल क्लास के लोग थे ये यही चाहते थे कि भाई हमारे देश में क्या है, इक्वालिटी आए, समानता है, राष्ट्रवाद की भावना, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ का जो मध्यम वर्ग था वो भी चाहता था। तो यहाँ के जो पुरुष थे वो राष्ट्रीय एकीकरण और संविधान की जो है मांग कर रहे थे, जैसा कि फ्रांस में हो चुका था। ठीक है, उनकी मांग थी कि संसदीय प्रणाली पर आधारित राष्ट्र बनाया जाए। संसदीय प्रणाली, इसका मतलब क्या हुआ भाई, आज के टाइम पे हमारा देखते हो ना संसद, ये देखो ये संसद है हमारा, है ना, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, लोकसभा है और राज्यसभा है। यहां पे जो लोकसभा में जो आते हैं, जो लोग बैठते हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, चुन के कौन भेजता है भैया, मोदी जी बैठे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। इन्हें चुना किसने, हम ही ने तो चुना है भाई। प्रधानमंत्री को कौन चुनता है, हम ही तो चुनते हैं। तो यहां पे वही बात हो रही है कि संसदीय प्रणाली होनी चाहिए, है ना, एक संसद होनी चाहिए, संसद में जो लोग बैठे हैं उन्हें जनता चुनेगी और वो जाके जो है जनता के लिए निर्णय लेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ जो है यहाँ पे लोग चाहते थे, लेकिन आज वो हो चुका है। आज वो सारी जो चीजें हैं इन्होंने जो कल्पना की थी आज वो सच हो चुकी हैं। आज ज्यादातर देशों में क्या है भाई, संसदीय प्रणाली होती है ना। चलिए, तो वे एक संविधान, प्रेस की आजादी और गुटबंदी की आजादी चाहते थे। किसकी बात हो रही है यहाँ पे कौन से देश की बात हो रही है, तो यहाँ पे इटली की बात हो रही है, जर्मनी की बात हो रही है ना, इन देशों की जो है यहाँ पे बात हो रही है। तो वे क्या चाहते थे, प्रेस की आजादी। आपको याद होगा कि भाई जब ये रूढ़वादी लोग आए थे, इन्होंने प्रेस पर भी क्या लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी। कोई भी चीज अगर आप छापोगे, कोई भी चीज आम लोगों में बांटोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सरकार उस चीज को देखेगी, अप्रूवल देगी अगर सही लगता है, अगर नहीं उसमें कुछ ऐसा है कि कुछ सरकार के अगेंस्ट है तो उसे बैन कर दिया जाएगा, है ना। तो ये क्या था भाई, यहाँ पे लोग क्या कह रहे थे, यहाँ पे लोग कह रहे थे कि भाई प्रेस की आजादी चाहिए हमें, है ना। ये सारी जो चीजें हैं वो मांग रहे थे, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अच्छा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात हो रही है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहां पे था, तो भाई ये याद रखना, ये जर्मनी में था, जर्मनी की बात कर रहे हैं हम, जर्मनी। तो ऐसी ही कोशिश एक जो फ्रांस में हुई थी 1848 में, जर्मनी में भी की जाती है ना। देखते हैं क्या रिजल्ट निकलेगा उसका। चलिए, अब जर्मनी में
ऐसे कई राजनीतिक गठबंधन थे जिसके सदस्य मध्यम वर्गीय, पेशेवर, व्यापारी और धनी कलाकार थे। यहां पे किसकी बात हो रही है भाई? यहां पे बात हो रही है राजनीतिक गठबंधन की बात हो रही है। यहां पे कई जो मध्यम वर्ग के लोग थे, काफी कैसे थे भाई? काफी पढ़े लिखे लोग थे, व्यापारी थे, कलाकार थे, धनी कलाकार थे, मध्यम वर्ग के पेशेवर थे। ठीक है, वे फ्रैंकफर्ट शहर में, फ्रैंकफर्ट क्या है भाई? शहर का नाम है, जर्मनी में है ना, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट शहर, जर्मनी शहर में एकत्रित हुए एक सकल है ना, क्या बना है? एक सकल जर्मनी असेंबली के लिए वोट करने का फैसला किया। मतलब यहां पे इन्होंने अपनी, जैसे फ्रांस में नेशनल असेंबली बनी थी ना, इन्होंने भी एक जर्मन असेंबली बना ली, सकल जर्मन असेंबली, है ना, एक टाइप का बोल सकते हो पार्लियामेंट बना लिया, है ना। अच्छा, अब वो कैसा पार्लियामेंट होगा? जिसे लोग चुनेंगे। कैसा पार्लियामेंट होगा? जिसे जो है लोग चुनेंगे। सुनना देखकर, 18 मई 1848, है ना, इसी साल की बात है, 1848 को जो है 831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने जश्न मनाते हुए एक जुलूस निकाला और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को जो है चल पड़े, जिसका आयोजन जो है सेंट पॉल के चर्च में किया गया। तो ये जो चर्च है, इसका नाम भी याद रखना है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है। कहां पे? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है। फ्रैंकफर्ट क्या है भाई? शहर का नाम है ना, जर्मनी में है। तो बेसिकली जर्मनी के लोग थे, जो मध्यम वर्गीय लोग थे, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि भैया हम भी क्या करेंगे, हम भी ऐसा कुछ जो है एक संविधान बनाएंगे, है ना, और जो राजा होगा वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। और देश को कौन गवर्न करेगा? तो एक पार्लियामेंट जो होगी, संसद जो होगी, वो देश को गवर्न करेगी। ठीक है, तो यहां पे वही है, 18 मई 1848 को जो है 831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने जश्न मनाने शुरू किए, जुलूस निकाला और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को जो है चल पड़े, जिसका आयोजन जो है सेंट पॉल चर्च ने किया था। ठीक है, चलिए, उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र का संविधान तैयार किया है ना। जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो आगे बढ़े और उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र का जो है संविधान रचा। और क्या होता है, इस राष्ट्र की कमान कोई राज परिवार का आदमी करता, जो पार्लियामेंट को जवाबदेही होगा, है ना। और क्या हुआ, उस राष्ट्र की जो कमान है वो किसको जाएगी? राज परिवार को जाएगी, राजा को जाएगी। और वो जो राजा, ठीक है, राज परिवार का आदमी करेगा, उसका पार्लियामेंट को जो है जवाबदेह होगा, है ना। जो चीज जो इंसान करेगा, यानी कि यहाँ पे जो जवाब देना होगा, किसे देना होगा? राज परिवार को, यानी कि राजा की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन वो किसको जवाबदेही होगा? वो उस पार्लियामेंट को जवाबदेही होगा। यानी कि आपको संविधान के अकॉर्डिंग चलना होगा। आप राजा जरूर हो, लेकिन आपको उस देश के संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अब होता क्या है, इन शर्तों पर जो है प्रूशिया के राजा, अब यहां पे याद रखना, ये जो प्रूशिया है, ये प्रूशिया है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना। प्रूशिया क्या था? तो देखो, जर्मनी जो था ना बेटा, देखो जर्मनी जो था वो 39 राज्यों का संघ था। और ये संघ किसने बनाया था? तो नेपोलियन ने बनाया था। ये जो संघ है वो किसने बनाया था? नेपोलियन ने बनाया था। ये संघ जो है नेपोलियन ने बनाया था। अब ये जो 39 संघ थे, इसमें सबसे जो पावरफुल देश था, एक शक्तिशाली देश जो था, वो था प्रूशिया। जैसा आज का जो जर्मनी है, वो पहले जर्मनी नहीं था, वो 39 संघों में बटा हुआ था, 39। और 39 संघों में एक संघ जो था वो था प्रूशिया, उसकी बात हो रही है ना। तो यहां पे क्या था भाई, इन शर्तों पर जो है प्रूशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने जो है वहां का शासन सौंपने की पेशकश, है ना। फिर क्या हुआ, लेकिन उसने इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि, और उस चुनी हुई संसद का जो विरोध करने के लिए जो है अन्य राजाओं के हाथ मिला लिया। हुआ क्या भाई, उसने क्या किया भाई, देखो इन शर्तों पर प्रूशिया के राजा जो फ्रेडरिक विलियम था, है ना, फ्रेडरिक विलियम को वहां का शासन सौंपने की पेशकश की गई कि भाई एक काम करो, आ जाओ तुम, हम लोग एक ऐसा आप बोल सकते हो संवैधानिक राजतंत्र बना रहे हैं, आपको हटाया नहीं जाएगा, आप भी बने रहोगे, लेकिन आपको जो है संविधान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आपकी जो पावर्स है उसमें हमारा संविधान जो है वो लिमिट लगाएगा। लेकिन जब ऐसा पता चला है तो ये तो अपने ईगो में थे, भैया हम किसी के अंडर में काम कैसे करेंगे, हम किसी के अंडर में काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वही हुआ, इन्होंने मना कर दिया, ये भाई गुस्सा हो गए, रूठ गए, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो दूसरे राजा थे उनसे हाथ मिलाना शुरू कर दिया। आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या होता है भाई, अवजात वर्ग और सेना द्वारा जो है पार्लियामेंट का विरोध बढ़ता ही गया। अब जो अवजात वर्ग है, इसका क्या है भाई, यहाँ पे अवजात वर्ग की बात हो रही, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कुलीन वर्ग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कुलीन वर्ग की बात, कुलीन वर्ग की बात हो रही है यहाँ पे। कुलीन वर्ग और सेना द्वारा जो है पार्लियामेंट का विरोध बढ़ता गया। भाई पार्लियामेंट का विरोध कर रहे थे जो अवजात वर्ग था और सेना थी। इसी बीच जो है पार्लियामेंट का सामाजिक आधार कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि उसमें मध्यम वर्ग का दबदबा था। अब भाई कुलीन वर्ग तो नहीं चाहेगा, कौन आए, ये पूरा जो सिस्टम है, क्योंकि उनके स्पेशल राइट्स थे उनके पास, तो कुलीन वर्ग के पास तो कुलीन वर्ग तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अवजात वर्ग कुलीन वर्ग एक ही बात है। कुलीन वर्ग सेना जो है द्वारा पार्लियामेंट का जो है विरोध बढ़ता ही गया। फिर क्या होता है, इस बीच जो होता है पार्लियामेंट का जो है सामाजिक आधार जो है कमजोर पड़ने लगता है। उसकी जो आप बोल सकते हो जो बेस था वो कमजोर पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि भाई ज्यादातर ये जो लोग थे, जो पार्लियामेंट के लोग थे जिन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली बनाई थी, वो कौन थे? वो मध्यम वर्ग के थे। उनके पास ज्यादा कोई जो है शक्ति नहीं थी, उनके पास मिलिट्री पावर नहीं थी, है ना, उन्हें तो उखाड़ के फेंक ही दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो मध्यम वर्ग मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध करता था और इसलिए जो है उसे उसके समर्थन से हाथ धोना पड़ा। तो यहाँ पे मध्यम वर्ग जो था ना, मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध करता था,
है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ना, इनको क्या नहीं है, इनको मजदूरों का और कारीगरों का जो है साथ नहीं है बिल्कुल भी। तो मध्यम वर्ग जो है मजदूरों और कारीगरों की मांग का जो है विरोध करता था, और इससे जो है उसके समर्थन में जो है हाथ धोना पड़ा। फिर क्या हुआ, समर्थन मिला ही नहीं उन्हें। अगर समर्थन नहीं मिलेगा तो कैसे आगे चीजों को बढ़ाएंगे वो, ठीक है। आखिरकार जो है सेना बुलाई गई और इस तरह से जो है असेंबली को समाप्त कर दिया गया, सेना बुला के जो है भंग कर दिया गया, क्योंकि इनके पास सपोर्ट ही नहीं था। क्यों नहीं था, मैंने बताया अभी, क्योंकि मध्यम वर्ग जो मजदूर, ठीक है, मध्यम वर्ग मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध करता था। मध्यम वर्ग जो था मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध करता था, ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे इन्हें समर्थन नहीं मिला। आखिरकार क्या होता है, सेना बुलाई जाती है और इस असेंबली को जो है भंग कर दिया जाता है, इस असेंबली को समाप्त कर दिया जाता है ना। आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। चलिए फिर क्या होता है, उदारवादी आंदोलन में जो है महिलाओं ने भी भारी संख्या में हिस्सा लिया। भाई महिलाओं ने देखो अपनी जो आंदोलन हुए, चाहे भारत की मैं बात करूं चाहे किसी दूसरे देश की बात करूं, महिलाओं ने फुल भागीदारी दी है, लेकिन उस हिसाब से इन्हें अब अपने हक से जो है ना काफी समय तक जो है वंचित रहना पड़ा है इन्हें अपने हक से, ठीक है। तो उदारवादी आंदोलन जो है महिलाओं ने भी भारी संख्या में जो है हिस्सा लिया। फिर क्या होता है, इसके बावजूद जो है असेंबली के चुनाव में उन्हें जो है मताधिकार नहीं मिलते हैं। अभी भी यहां पे भी मैं बात करूं तो यहां पे भी जर्मनी में भी इन्हें जो है मताधिकार नहीं मिलते हैं, यानी कि वोटिंग के जो राइट्स हैं वो महिलाओं को नहीं दिए जाते हैं। सोचो कितनी बेकार बात है कि देखो महिलाएं भी सेम पुरुषों की तरह ही क्या कर रही हैं, भाग ले रही हैं, विद्रोह कर रही हैं, है ना, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए जो है आंदोलन कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो है इन्हें वोट डालने का अधिकार जो है नहीं मिला था, ठीक है। जब सेंट पॉल की चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई तो महिलाओं को केवल जो है दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति थी, है ना। उस टाइम की बात हो रही है जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जब ये बैठक हुई थी, है ना। कितने प्रतिनिधि थे भाई, याद रखना ये जो नंबर है ना, इसे याद रखना बेटा, 831 मेंबर थे, 831 जो है मेंबर थे, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए तो अब क्या हुआ भाई, हाँ, अब जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जब बैठक बुलाई गई थी, 831 जो प्रतिनिधित्व आए थे, तो महिलाओं को भाग लेने की इजाजत नहीं थी। महिलाएं सिर्फ भाई साइड में खड़ी हुई देख रही थी, दर्शकों की तरह जो है देख रही थी क्या चल क्या रहा है। वो उनसे बोला शांत रहो, बैठो, जो चल रहा है वो देखो, ठीक है। चलिए, हालांकि रूढ़वादी, है ना, हालांकि रूढ़वादी ताकतों द्वारा उदारवादी आंदोलन को कुचल दिया गया, लेकिन पुरानी व्यवस्था को दोबारा बहाल नहीं किया जा सका। समझ में आया। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब एक चीज समझ रहे हो, एक पूरा चक्र बन गया, एक सर्कल बन गया है। क्या बन गया है, देखो जो उदारवादी लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो विद्रोह कर देते हैं, है ना। फिर क्या होता है, जो रूढ़वादी लोग हैं, रूढ़वादी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, उस विद्रोह को कुचल देते हैं, ठीक है। फिर से क्या होता है, फिर से उदारवादी लोग क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं, है ना। तो यहां पे ही चल रहा है, उदारवादी लोग विद्रोह कर देते हैं, रूढ़वादी लोग कुचल देते हैं, फिर से विद्रोह कर देते हैं। तो ये एक साइकिल, ऐसी साइकिल है जो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और ये जो चीज है वो रूढ़वादी लोग भी समझ चुके थे, क्या ये हो क्या रहा है कि एक तरफ वो विद्रोह कर देते हैं, हम दबा देते हैं, फिर से विद्रोह हो जाता है, हम दबा देते हैं। क्यों ना हम ही अपनी तरफ से क्या करें, ये सारी जो चीज है जो लोग मध्यम वर्ग के लोग चाहते हैं करें हम, समझ रहे हो ना। तो यहां पे आप देखना कहानी आगे बढ़ रही है हमारी। हालांकि रूढ़वादी ताकत जो है, ताकतों द्वारा जो है उदारवादी आंदोलन को कुचल दिया गया, लेकिन पुरानी व्यवस्था को जो है दोबारा बहाल नहीं किया जाता। पुरानी जो व्यवस्था थी वो आ नहीं सकी। फिर क्या हुआ, 1848 के कई वर्षों के बाद जो है राजा को यह एहसास होने लगा, जो राजा था वहां का, उसे क्या एहसास हुआ, यह एहसास होने लगा कि आंदोलन और दमन के उस कुचक्र में, मैंने बोला एक चक्र भी बन गया है, एक जो कुचक्र बुरा समय है ना, उस चक्र को समाप्त करने का जो है अगला कोई तरीका, अगर कोई तरीका था तो क्या है वो, तो वह था राष्ट्रवादी आंदोलनकारी की मांगों को मान लेना, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पे बहुत देर हो चुकी है, राजा भी हट चुका है कि क्या हो क्या रहा है। हम एक तरफ रूढ़वादी लोग हैं वो दबा देते हैं, फिर जो उदारवादी लोग हैं फिर से उठ जाते हैं, हम दबा देते हैं, कब तक चलता रहेगा। इससे अच्छा एक काम करते हैं कि जो आंदोलनकारी है ना, जो राष्ट्रवादी आंदोलनकारी है, इनकी मांगों को सुना जाए और इन्हें पूरा भी किया जाए, ठीक है। ये जो मांग रहे हैं ना, इन्हें दे दो, राष्ट्र का एकीकरण करो, समानता दो, वोट डालने का अधिकार दो, ये सब जो है कर लेना चाहिए हमें, ठीक है। अब क्या होता है, इसी मध्य और पूर्वी यूरोप के राजाओं ने, है ना, उन बदलाव को जो अपनाना शुरू कर दिया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। अब हुआ क्या देखो, है ना, इसलिए मध्य और पूर्वी यूरोप के जो राजा थे, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने भी ऐसी चीजों को जो है आगे बढ़ाना शुरू कर दिया जो मध्यम वर्ग के लोग चाहते थे, जो 1815 से पहले हो चुके थे। हैब्सबर्ग के उपनिवेशों और रूस में दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया गया, ठीक है। तो पहली चीज क्या हुई, जो हैब्सबर्ग के उपनिवेश थे, हैब्सबर्ग क्या था भाई, एक अंपायर था, ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर है, याद रखना, जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है ना, इसमें कौन था, इसमें हैब्सबर्ग था, हैब्सबर्ग साम्राज्य था, इसमें नाम है साम्राज्य का, जैसे हमारे यहाँ पे मुगल होते हैं ना, वैसे यहाँ पे क्या था, हैब्सबर्ग था। तो देखो हैब्सबर्ग के उपनिवेशों और रूस में जो दास प्रथा थी, है ना, और बंधुआ मजदूरी थी, इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 1867 में हैब्सबर्ग के शासकों ने हंगरी को अधिक स्वायत्तता
स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी। अच्छा, ऑटोनॉमी क्या होता है? खुद का राज। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? तुम खुद जो है निर्णय ले सकते हो इंडिपेंडेंट होके। तो यहाँ पे देखो 1867 में क्या हुआ, हैब्सबर्ग के जो शासक थे, हैब्सबर्ग के शासकों ने हंगरी को जो है, हंगरी देखो जो ऑस्ट्रिया जो किसके अधीन था, जो हैब्सबर्ग के ही अधीन था, हंगरी को जो है अधिक स्वायत्तता, स्थानीय शासन प्रदान की। ठीक है, फिर क्या होता है भाई, फिर यहाँ पे जो है क्या होता है, धीरे धीरे जो आप बोल सकते हो कि जो देश है वो आजाद होने लगते हैं, यानी कि इन्हें समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जो हैब्सबर्ग के शासक है उन्होंने हंगरी को जो है अधिक स्वायत्तता दी थी। धीरे धीरे आप देख रहे हो यहाँ पे जो राज्य है वो क्या होते आ रहे हैं, वो उसी राह पे चल रहे हैं जो मांग की गई थी, है ना, एक गणतंत्र बनाने की, एक आप बोल सकते हो एक ऐसा देश बनाने की जहां पे आम जनता जो है उसका ज्यादा प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, आई होप आपको जो है इतना समझ में आ गया होगा। तो देखो हमने क्या पढ़ा आज, हमने जो है बेटा 3 टॉपिक पढ़े हैं। कौन कौन से टॉपिक है? पहला टॉपिक पढ़ा हमने भुखमरी, कठिनाइयां और लोगों का विरोध। तो इससे क्या पता चला भाई, जो 1830 के बाद जो ये चीजें हैं, भुखमरी होने लगी, बेरोजगारी थी, लोगों के पास काम नहीं था, सूखा पड़ गया, इससे क्या हुआ भाई, लोग जो है भूख के कारण मर रहे थे, और यहाँ पे क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। विद्रोह के बाद देखा गया 1848 में जो है फ्रांस जो है क्या बन जाता है, एक इंडिपेंडेंट गणतंत्र देश बन जाता है, गणतंत्र बन जाता है, गणतंत्र बन जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है क्या आ जाता है, वहां पे राजा जो है सब हटा दिया जाता है। अच्छा, उदारवादियों की क्रांति में हमने क्या जाना भाई, उदारवादी क्रांति की बात किया, मध्यम वर्ग की क्रांति की बात हो रही है। यहाँ पे हमने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में बात की कि भाई फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो होता है इसे बनाया जाता है, जर्मनी का होता है बेसिकली। और यहाँ पे होता है क्या है, यहाँ पे जो 831 लोग होते हैं मध्यम वर्ग के लोग जो है, ये एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं। किसकी तर्ज पे? जो फ्रांस में हुआ था उसकी तर्ज पे जो है जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं। लेकिन क्या होता है भाई, राजा को जब ये पता चलता है कि भाई उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें संविधान के अंडर काम करना पड़ेगा, तो उन्हें ये बात गवार नहीं होती, और क्या करते हैं भाई, उनकी द्वारा जो है बाद में असेंबली भंग करवा दी जाती है ना। और मजदूरों का भी साथ नहीं था, किसानों का साथ नहीं था, इसलिए जो है ये ज्यादा टिक नहीं पाती। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे यहां पे पता चल जाता है किसे, जो रूढ़वादी लोग होते हैं, कि अब ऐसे काम चलने वाला है नहीं, हमें राष्ट्र क्रांतिकारियों की जो है मांगों को पूरा करना होगा, और कोई जो है दूसरा रास्ता नहीं बचा है। तो आज की जो कहानी है यहां तक पहुंची है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे भाई, अगले लेक्चर में बाद में बताऊंगा, पहले आप क्विज कर लीजिए कि क्विज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो पहला क्विज का क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आता हुआ, फटाफट से। कौन सा दशक जो है यूरोप के लिए आर्थिक तंगी, गरीबी और भुखमरी का दशक था? 1820 का दशक, 1830 का दशक, 1810 का दशक, या फिर 1800, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से जो है आंसर करो। यहाँ पे मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया इसका आंसर कि भाई कौन सा दशक जो है यूरोप के लिए आर्थिक तंगी और भुखमरी गरीबी का जो है दशक था? 1820, 1830, 1810, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। अप्रवासी लोग शहरों में कहां रहते थे? पक्के घरों में, झुग्गी झोपड़ियों में, मिट्टी के कच्चे घरों में, इनमें से कोई नहीं? जो अप्रवासी लोग थे, जो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे थे, प्रवास कर रहे थे, ये कहां पर रहा करते थे? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन करो। गांव और शहरों में भुखमरी की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? गांव और शहरों में भुखमरी की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? फसल के नुकसान के कारण, खाद्यांशों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण, फसल के नुकसान और खाद्यांशों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं? गांव और शहरों में भुखमरी की स्थिति क्यों उत्पन्न होगी? फसल के नुकसान के कारण, खाद्यांशों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण, फसल के नुकसान और खाद्यांशों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? फटाफट से जो है इसका आंसर करो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने साल से ऊपर की उम्र के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया गया? 18, 21, 23, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ, कितने साल की उम्र के सभी वयस्क पुरुषों को जो है मताधिकार दिया गया? 18 साल, 21 साल, 23 साल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं, अब इनके आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं। तो भाई कौन सा दशक जो है यूरोप के लिए आर्थिक तंगी लाया था? तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1830 का जो दशक था वो यूरोप के लिए जो है एक तरह की आर्थिक तंगी लाया था।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आप प्रवासी लोग कहां रहते थे? तो भाई झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते थे, गरीब थे, काम की तलाश में जो है शहर में आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। गांव और शहरों में भुखमरी की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि भाई देखो फसल में नुकसान हो चुका था और खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण क्या हुआ था, यहाँ पे भुखमरी देखने को मिली। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कितने साल की उम्र के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया गया? तो ये 1848 में जब फ्रांस आजाद हुआ तो सभी वयस्क पुरुष जो 21 साल से ऊपर के थे उन्हें क्या दिया गया? उन्हें मताधिकार दिया गया। तो आई होप आपको चारों जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब ये क्या है भाई? ये यहाँ पे होमवर्क वाले क्वेश्चन है, थोड़ा देख लो। 19वीं सदी के शुरू में क्या समस्या उत्पन्न हुई? इंग्लैंड के औद्योगिकरण पर टिप्पणी कीजिए। यूरोप में किसानों की स्थिति के बारे में चर्चा कीजिए। पेरिस के लोग सड़कों पर क्यों उतर आए? लुई फिलिप को पलायन क्यों करना पड़ा? पेरिस में विद्रोह के बाद क्या सुधार किए गए? उदारवादियों की क्रांति पर टिप्पणी कीजिए। या फिर मध्यम वर्ग के लोगों की क्या मांग थी? तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब आपको जो है क्वेश्चन करके लाने हैं। होमवर्क वाले क्वेश्चन है, सबको करने हैं। ठीक है, चलिए तो भाई अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? अगली क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी की एकीकरण के बारे में बात करेंगे। अभी हमने पढ़ा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, वो तो विफल हो गया, उनका जो संविधान बनाने की कोशिश थी। अब क्या होगा, कैसे एकीकरण होगा जर्मनी का? 39 राज्यों का संघ है भाई, उसे एक जर्मनी कैसे बनाया जाएगा? उसके बाद हम क्या बात करेंगे? उसके बाद हम पढ़ लेंगे कल की अगली क्लास में जो है, मतलब अगली क्लास में हम बात कर लेंगे इटली की एकीकरण के बारे में। तो ये जो 2 टॉपिक हैं वो आप अगली क्लास में जो है कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको पूरा जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? पढ़ते रहिएगा, रिवाइज भी साथ साथ करते रहिएगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।